हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 10 की प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन की तीसरी कहानी आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसके कहानी का सारांश मैंने पहले आपको अपने चैनल में ही दिया है। आज मैं आपके सामने टोपी शुक्ला कहानी का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। तो प्रारंभ करते हैं टोपी शुक्ला कहानी का पहला प्रश्न। इस प्रकार पहला प्रश्न है कि इफ़न टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे इफ़न टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि कथानायक टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ होती है। टोपी शुक्ला व इफ़न दोनों ही विपरीत धर्मों के होते हुए भी अटूट व अभिन्न मित्र थे और इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा और उस कहानी को समझा नहीं जा सकेगा। दोनों की घरेलू परंपराएं अलग अलग होने पर भी कोई ताकत उन्हें मिलने से रोक नहीं पाती है। तो इस तरह टोपी शुक्ला कहानी में इफ़न एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती हैं। प्रायः यह प्रश्न आता है, तो मेरे नज़र में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप इसका उत्तर देखिए किस तरह लिखना है। इफ़न की दादी अपने पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह जमींदार परिवार की बेटी थी और उनके पीहर में दूध दही की भरमार होती थी। उन्होंने शादी के पहले अपने पीहर में खूब दूध दही खाया और बाद में एक मौलवी के साथ लखनऊ में ब्याही गई थी, जहां पति मौलवी होने के कारण उनको काफ़ी नियंत्रण में रहना पड़ता है और पीहर जाने पर वो स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और वहां जाकर लपड़ शपड़ जी भर के दूध दही खाया करती थी, जिसी के कारण उनका मन हमेशा पीहर में जाने को करता था। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा क्यों नहीं पूरा कर पाई। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि दादी अपने बेटे सैयद मुर्तजा हुसैन, जो कि इफ़न के पिताजी थे, की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे और बेटे की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को खूब फड़का, किंतु मौलवियों के घर में गाने बजाने की पाबंदी होती है, इसलिए उनको अपनी इच्छा मन में ही दबानी पड़ी। और बेटे की शादी के बाद जब मौलवी साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद इफ़न पैदा हुआ, तो इफ़न की छठी में दादी ने खूब जी भर के नाच गाकर जश्न मनाया और अपने नाचने गाने की इच्छा को पूरा किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। टोपी के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे और ये अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी के मुख से अम्मी शब्द सुना गया तब घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवारें डोलने लगीं, उनका धर्म संकट में पड़ गया और सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई थीं। उनकी संस्कृति के विपरीत यह शब्द घर में किस प्रकार आया। जब टोपी ने बताया कि उसने अपने दोस्त से सीखा है, तो उसकी माँ दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की। तो यही उत्तर है कि अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों के घर यही प्रतिक्रिया हुई, टोपी की बड़ी पिटाई हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि 10 अक्टूबर सन 45 वैसे तो सामान्य दिन था, परंतु टोपी की जिंदगी में यह दिन विशेष महत्व रखता था। इस दिन उसके सबसे प्यारे दोस्त इफ़न के पिता का तबादला हो गया था और वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए थे। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था और इफ़न के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने टोपी के साथ दोस्ती नहीं की और उल्टे टोपी जब कलेक्टर के घर जाता तो कलेक्टर के बच्चे इसे गरीब समझकर इसकी बेइज्जती करते और इसको अपने कुत्ते से कटवा देते हैं, जिसके कारण टोपी के पेट में 14 सुइयां भूकी और इसी कारण टोपी ने उसी दिन से कसम खाई कि वह किसी भी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें उनकी बदली होती है। तो 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी ने यही प्रण लिया कि किसी भी ऐसे लड़के से वह मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी में तबादला होता हो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि टोपी इफ़न को दादी बदलने की बात क्यों करता है। एक प्रसंग यह आता है कहानी के बीच में कि टोपी कहता है कि इफ़न की क्यों न तुम्हारी दादी हमारे घर चली आए, मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए, क्योंकि तुम्हारी दादी हमारे परिवार की तरह बोलती हैं और इफ़न की दादी पुरबिया बोलती हैं जो टोपी के परिवार की भाषा है और टोपी की दादी इफ़न वाले परिवार की भाषा बोलती हैं जो उर्दू मिक्स हिंदी बोलते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ऐसा लिखेंगे कि टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था और वह हमेशा टोपी को डांटा फटकारा करती थी, कभी प्यार से बात नहीं करती थी।
टोपी की दादी की परंपराओं के हिंदू परंपराओं से बंधे होने के कारण टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी। और दूसरी तरफ इरफान की दादी जो थी वो बहुत नरम स्वभाव की थी, जो बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी, क्योंकि टोपी की दादी और टोपी की माँ दोनों की भाषा में काफ़ी अंतर था। तो इसलिए इरफान की दादी की भाषा टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। इसी कारण टोपी इरफान से दादी बदलने की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आता है कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। यद्यपि प्यार तो वह अपने अब्बू, अम्मी और बाजी से भी करता था, किंतु दादी से उसे विशेष लगाव था। क्योंकि दादी से इसलिए विशेष लगाव था कि अब्बू अम्मी तो कभी कभी डांट दिया करते थे, बाजी भी उसे डांटा करती थी, अर्थात बड़ी बहन भी उसे डांटा करती थी, किंतु पूरे परिवार में एकमात्र दादी ही ऐसी थी जिन्होंने कभी इरफान का दिल नहीं दुखाया था। दादी रात में इरफान को तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी और दादी को भी इरफान अच्छा लगता था। यही कारण था कि इरफान अपनी दादी से बहुत स्नेह करता था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को इरफान का घर खाली सा क्यों लगने लगा। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इरफान की दादी स्नेहमयी थी, वह टोपी को भी बहुत दुलार करती थी और टोपी को स्नेह और अपनत्व की जरूरत थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था वह उसकी दादी के पास ही बैठने का कोशिश करता था, क्योंकि उस घर में दादी ही उसे सबसे अच्छी लगती थी। और इरफान की दादी पुरबिया भाषा बोलती थी, जिसके कारण टोपी को इरफान की दादी अपने माँ की पार्टी की लगती थी। कहने का तात्पर्य है कि टोपी की माँ और इरफान की दादी दोनों पुरबिया भाषा बोलती थी, जिसके कारण टोपी को इरफान की दादी की भाषा अपनी सी लगती थी, वो माँ की पार्टी की लगती थी। दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहाँ कोई न था। टोपी को वह घर खाली सा लगने लगा, क्योंकि इनके घर में केवल दादी ही आकर्षण थी और जो टोपी के लिए अब खत्म हो चुकी थी। इसी कारण दादी के देहांत के बाद इरफान का घर टोपी के लिए खाली सा लगने लगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग जाति का होने पर भी एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। इसमें आप यह लिख सकते हैं कि लेखक ने बताया है कि टोपी कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था तथा इरफान की दादी मुसलमान थी, किंतु फिर भी टोपी और इरफान की दादी में एक अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। टोपी को इरफान के घर में अपनापन मिलता था। दादी के आंचल में बैठकर स्नेह और प्रेम का अपार भंडार टोपी पाता था। इसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखता है। प्रेम के आगे रीति रिवाज, खान पान जैसा कोई महत्व नहीं रखता है। इरफान की दादी भी अपने घर में अकेली थी, उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। यूं तो इरफान दादी को प्रेम करता था, लेकिन दादी की भावनाओं को समझने वाला इरफान की दादी के घर में भी कोई नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गए और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब दिल से दिल मिल जाता है तो मजहब और जाति का बंधन बेमानी लगता है। अतः स्पष्ट होता है कि टोपी और दादी अलग अलग मजहब के होते हुए भी, अलग अलग जाति का होने पर भी दोनों आपस में प्रेम और स्नेह के अदृश्य डोर में बंध गए थे। तो ये इस तरह आपका प्रश्न समाप्त होता है और मुझे लगता है कि टोपी शुक्ला कहानी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह आपको सहायता बनाएंगे परीक्षा देने में। और अगर आपको परीक्षा में अच्छी सफलता मिले मेरे प्रयास से तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट।